सो जो डीएनए हमने आइसोलेट किया है, इस डीएनए को हमें एक वेक्टर के साथ एसोसिएट करना पड़ेगा, लेकिन आपको वेक्टर कैसा चूज़ करना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम एक सूटेबल वेक्टर यूज़ करते हैं जिस वेक्टर के अंदर हम इस डीएनए को इनकोऑपरेट करने वाले हैं। सो लेट अस नाउ टॉक अबाउट स्पेशल फीचर्स ऑफ द वेक्टर। सबसे पहले तो आपको एक बार फिर से याद दिला दूँ वेक्टर्स होते क्या हैं। ये या तो प्लाज्मिड या बैक्टीरियोफेज बेस्ड वेक्टर्स हो सकते हैं। बैक्टीरियोफेज जो हैं ये वायरस हैं, राइट। तो या तो बैक्टीरिया बेस्ड या वायरस बेस्ड वेक्टर्स आप यूज़ कर सकते हैं डीएनए को इनकोऑपरेट करने के लिए। इन वेक्टर्स की स्पेशलिटी है दैट दे कैन रेप्लिकेट बाय देमसेल्व्स। इन्हें कोई दूसरे मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ही रेप्लिकेट कर सकते हैं। सो दे हैव सेल्फ रेप्लिकेशन पोटेंशियल, खुद से रेप्लिकेट कर सकते हैं और अच्छा रेप्लिकेशन प्रोसेस कर कर ये कई सारी कॉपीज़ आपको बना के देने वाले हैं। सो जो बैक्टीरियोफेजेस हैं, क्योंकि इनका जो कॉपी नंबर है वो काफ़ी हाई होता है, वो एक सेल को इन्फेक्ट करने के बाद कई सारी कॉपीज़ बना लेते हैं और इसीलिए हम इन्हें सबसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं बिकॉज दे हैव हाई कॉपी नंबर्स, राइट। हाई कॉपी नंबर्स ऑफ देयर जीनोम, मतलब जब ये बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेंगे, जैसा मैंने आपको प्रीवियसली भी बताया हुआ है कि जब ये इन्फेक्ट करेंगे तो अपना डीएनए उसमें इंसर्ट करते हैं और जब ये डीएनए इंसर्ट करेंगे तो वो डीएनए बहुत तेज़ी से रैपिडली कॉपी होता जाएगा एंड दिस इज़ हाउ देयर कॉपी नंबर गेट्स इंक्रीज्ड। अब हम क्या करेंगे, जो हमने डीएनए निकाला है, एलियन पीस ऑफ डीएनए, उसे या तो मैं वायरस के साथ एसोसिएट कर दूं या मैं बैक्टीरिया की प्लाज्मिड के साथ एसोसिएट कर दूं और इस तरीके से मैं उसका कॉपी नंबर कंट्रोल कर सकती हूं। मुझे हर प्लाज्मिड के कॉपी नंबर की जानकारी है, मुझे वायरस के रेप्लिकेशन पोटेंशियल की भी जानकारी है। बस इन्हीं दोनों इन्फॉर्मेशंस को यूज़ करके मैं उसे मल्टीप्लाई करूँगी और इस तरीके से मैं नंबर ऑफ़ कॉपीज़ एक ही बार में यूज़ कर पाऊँगी। वेक्टर्स जो हम अभी यूज़ करते हैं, इन्हें हम फॉरेन डीएनए के साथ, मतलब जो मेरा चॉइस है डीएनए का, उस डीएनए के साथ इसे लिंक कर दूँगी। लिंक करने के बाद मुझे ये देखना पड़ेगा कि क्या रिकॉम्बिनेशन सही में हुआ है या नहीं है, राइट। दैट मीन्स आई नीड टू सेलेक्ट रिकॉम्बिनेंस फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंस। भाई जिसमें डीएनए गया हो, जिसमें मेरा वेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ हो, मैं उसी को तो चूज़ करूँगी ना, उसी को तो मैं आगे यूज़ करने वाली हूँ। पर जिसमें मेरा डीएनए नहीं गया है मैं उसे यूज़ नहीं करूँगी, उसे डिस्कार्ड कर दूँगी। सो आई नीड टू सिलेक्ट रिकॉम्बिनेंस फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंस। तो अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले, क्योंकि ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग है इसलिए इसके पास क्या होना चाहिए, ओरिजिन, मतलब ओरी साइट होना चाहिए। ये ओरी साइट होने से ये कई बार रेप्लिकेट करेगा होस्ट के अंदर और अपनी मल्टीपल कॉपीज़ को क्या कर लेगा, प्रोड्यूस कर लेगा। इसके अंदर कॉपी नंबर को कंट्रोल करने का पोटेंशियल भी होना चाहिए। भाई ऐसा ना हो कि इनडेफिनेटली ये रेप्लिकेट करता जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। इसके बाद अब जब भी आपने इसकी मल्टीपल कॉपीज़ ऑब्टेन कर ली हैं, जो भी आपका टारगेट डीएनए था उसकी मल्टीपल कॉपीज़ आपने ऑब्टेन करनी है, तो आप उसे किससे लिंक कर दोगे, ओरिजिन से, ओरी साइट से लिंक कर दोगे एंड अल्टीमेटली यू विल ऑब्टेन सो मेनी कॉपीज़ ऑफ इट। Let us talk about a question related to this concept. The sequence that controls the copy number of the linked DNA, obviously it is ORI site, we just talked about it. Selectable markers selection के लिए यूज़ होते हैं। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस जो हैं ये मिरर इमेजेस होते हैं और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की स्पेसिफिक साइट्स होती हैं, रिकॉग्निशन साइट वो चीज़ें हैं। ये रिकॉग्निशन साइट भी लगभग वही चीज़ है एज आई टोल्ड यू। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस मिरर इमेज है, सो द आंसर इज बी। द आंसर इज ए। रिकॉम्बिनेंस को नॉन रिकॉम्बिनेंस से सिलेक्ट करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए वी शुड हैव सम स्पेसिफिक मार्कर जीन्स जिन्हें हम सिलेक्टेबल मार्कर्स बोलते हैं, राइट। ये सिलेक्टेबल मार्कर्स मुझे आइडेंटिफिकेशन में मदद करेंगे और आइडेंटिफाई में किसको करूँगी, रिकॉम्बिनेंस को। एलिमिनेट में किससे करूँगी, नॉन ट्रांसफॉर्मेंस या नॉन रिकॉम्बिनेंस से। तो ये जो सिलेक्टेबल मार्कर्स हैं, ये सिलेक्टेबल मार्कर्स मेरे पास कुछ स्पेसिफिक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस सीक्वेंसेस हो सकते हैं या जीन्स हो सकते हैं। जैसे
एम्पिसिलिन है, क्लोरामफेनिकोल है, टेट्रासाइक्लिन और कैनामाइसिन, ये मेरे पास कुछ अलग अलग स्पेसिफिक मार्कर जीन्स प्रेजेंट हैं जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट प्रोवाइड करते हैं किसी भी बैक्टीरिया को। तो जिस बैक्टीरिया में होगा, सपोज जैसे ये ई कोलाई में हम बहुत कॉमनली देख ही रहे हैं, नेचुरली ही ये प्रेजेंट है, तो ई कोलाई में ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन उस ई कोलाई को रेजिस्टेंट बना देते हैं इन पर्टिकुलर एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट, राइट। अब देखिए, कोई भी नॉर्मल ई कोलाई जो है वो हर एंटीबायोटिक के लिए तो रेजिस्टेंट नहीं होता, लेकिन अगर आपने उसके अंदर ये जीन इनकॉर्पोरेट कर दिया है तो डेफिनेटली वो रेजिस्टेंट हो जाएगा। हालांकि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स भी जो हैं ये बैक्टीरियाज में नेचुरली प्रेजेंट होते हैं, पर अगर आपने ये जीन आइसोलेट करके डाला है तब तो डेफिनेटली उनमें रेजिस्टेंस आएगा, और जो भी आपको रेजिस्टेंस दिखा रहे हैं वो डेफिनेटली क्या है, ट्रांसफॉर्मेंट्स, क्योंकि जीन आप ही ने डाला है, राइट। अब देखिए, हमारे वेक्टर के पास जो सेकेंड इंपॉर्टेंट साइट होनी चाहिए, दैट शुड बी क्लोनिंग साइट, मतलब किस हिस्से में आप नए जीन को इनकोऑपरेट करेंगे। तो अगर आपको एलियन डीएनए को लिंक करना है वेक्टर में, तो वेक्टर में लिंक कैसे करेंगे। मेरा वेक्टर सर्कुलर है, सपोज ऐसा है, इफ इट इज़ अ प्लाज्मिड वेक्टर तो ये सर्कुलर है, बंद है। अगर मुझे इसमें कोई डीएनए लिंक करना है तो मैं कहाँ करूँ, यहाँ तो सब जगह सर्कुलर है, कहीं पे भी ओपन एंड नहीं है कि मैं डीएनए को यहाँ पे कनेक्ट कर दूँ। तो यहाँ पे कुछ ऐसे साइट्स होने चाहिए जहाँ पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कट लगा सकें। So there has to be some recognition sites for the restriction enzymes, और इन्हीं sites को हम बोलते हैं cloning sites, isn't it? देखिएगा, अगर मान लीजिए मेरे पास ये वेक्टर है, इस वेक्टर में सपोज करिए अभी के लिए एक रेस्ट्रिक्शन साइट है जो इतनी बड़ी है ना। अब अगर मुझे इस वेक्टर में कोई डीएनए इंसर्ट करना है तो मैं कहाँ पे इंसर्ट कर सकती हूँ, एंजाइम यहाँ कट लगाएगा, यहाँ कट लगाएगा, ये गैप क्रिएट हो जाएगी, ठीक है, गैप क्रिएट हो जाएगी, तो मेरे पास ये वेक्टर आ गया, और इस वेक्टर में अब यहाँ पर खाली स्पेस है, इस स्पेस में मैं मेरा जो फॉरेन डीएनए है, जो एलियन डीएनए, उसको डाल सकती हूँ, मैंने डाल दिया। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज क्लोनिंग साइट, राइट। तो अगर वेक्टर के पास एक से ज़्यादा रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस होंगे, एक से ज़्यादा रिकॉग्निशन साइट्स होंगी, तो इसका फ़ायदा क्या मिलेगा, इसका फ़ायदा क्लोनिंग में मिलेगा। सो इफ़ इट हैव मोर देन वन क्लोनिंग साइट्स, तो उससे बहुत ईजिली आप, सपोज एक एंजाइम अवेलेबल नहीं है तो दूसरा है, दूसरा नहीं है तो तीसरा है। आई विल शो यू हाउ इट वर्क्स। PBR 322 में हम देखेंगे, जब भी आप इस फॉरेन डीएनए को वेक्टर के साथ लिंकअप करेंगे, सपोज ये मेरा वेक्टर, आई विल यूज द प्रीवियस कलर, ये मेरा वेक्टर और ये मेरा फॉरेन डीएनए, जब भी आप इसके साथ इसे जोड़ेंगे, लिंक करेंगे, तो पहली बात तो एक एंजाइम की आवश्यकता है मुझे यहाँ पे, विच इज कॉल्ड एज लाइगेज। इसके साथ साथ मैंने यहाँ पे कुछ और 2 एक्स्ट्रा जीन्स अटैच कर दिए हैं जिन्हें मैं बोलती हूँ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, राइट। दिस इज कॉल्ड एज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। तो ये जीन मैं इसके साथ इनकोऑपरेट कर दूंगी, और इस जीन को इसके साथ इनकोऑपरेट कर देने से सबसे बड़ा फायदा मुझे क्या मिलेगा, ये पूरा का पूरा वेक्टर जो है, अब इसके पास सिलेक्टेबल मार्कर्स भी आ गए। क्लोनिंग साइट होने की वजह से मैंने मेरे डीएनए को इनकोऑपरेट भी कर दिया, इंसर्ट भी कर दिया एक जगह पे। इसके पास ओरिजिन होने से ये डीएनए, सॉरी ये वेक्टर जो है, ये खुद रेप्लिकेशन शुरू कर सकता है, अपनी मल्टीपल कॉपीज भी बना सकता है, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिया गया है, अगर किसी फॉरेन डीएनए को BAM-H1 साइट पे आपको इंट्रोड्यूस करना है, तो सपोज ये वेक्टर है, इस वेक्टर में ये 2 इसलिए बनाए क्योंकि डबल हेलिकल है ये, है ना, डबल स्ट्रैंडेड है। यहाँ पे ये जो साइट है ना बेटा, दिस एंटायर साइट इज बेसिकली टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट साइट, है ना, जीन है यहाँ पे, इस पूरे में जीन है। मुझे अगर यहाँ पे कोई सीक्वेंस, कोई क्लोनिंग साइट इंट्रोड्यूस करना भी है, तो मैं BAM-H1 की साइट किस में डालती हूँ, टेट्रासाइक्लिन जीन में, इजंट इट। तो जो रेजिस्टेंट जीन था वो अब क्या हो सकता है, सेंसिटिव में कन्वर्ट हो सकता है। देखिएगा, फॉर सपोज, अगर इसको एक बेसिक लॉजिक से समझो आप, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मेरे पास, इसका सीक्वेंस है सपोज ABCDEF, राइट। अब अगर मान लीजिए इस डीएनए में आप कोई दूसरा जीन इंट्रोड्यूस कर दें,
ये मैंने एक फॉरेन जीन इसके अंदर डाल दिया, ये मेरा फॉरेन जीन हो गया। अब आपको ऐसा नहीं लगता क्या कि ये जो ABC थे अब ये DEF ही नहीं रह गए हैं, अभी कुछ और भी हो गए, GHI भी आ गया है, isn't it? मतलब जीन क्या हो गया इसमें, जीन मैनिपुलेट हो गया है। पहले जीन का सीक्वेंस था ABCDEF, अब जीन का सीक्वेंस क्या हो गया है ABCDGHIDEF, isn't it? अगर जीन का सीक्वेंस चेंज हुआ है तो डेफिनेटली जीन की फंक्शनैलिटी भी चेंज हो गई होगी। तो जो जीन इनिशियली मैं रेजिस्टेंट बोल रही थी, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन था, अब ये जीन कैसा हो चुका है, सेंसिटिव। नाउ दिस इज नो मोर रेजिस्टेंट जीन, अब ये पूरी तरीके से क्या हो चुका है, एक सेंसिटिव जीन में कन्वर्ट हो चुका है। बस यही तो मुझे करना था। मुझे जब नॉन ट्रांसफॉर्मेंस को ट्रांसफॉर्मेंस से सिलेक्ट करना है तब मैं इसी जीन को, इसी प्रॉपर्टी को तो देखना चाहती थी कि क्या अब भी मेरा जो वेक्टर है या मेरा जो होस्ट है, वो होस्ट जिसके अंदर वेक्टर गया है, वो होस्ट अभी भी रेजिस्टेंस शो कर रहा है या नहीं कर रहा है, isn't it? तो हम इन रिस्ट्रिक्शन साइट्स को इसी तरीके से यूज़ करते हैं। जैसे ये देखिए आप टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन आपको PBR 322 में बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है। साइट्स की लोकेशन पोजीशन ध्यान रखेंगे आप। ओरिजिन से याद रखने का तरीका बता रही हूँ बेटा, ओरिजिन से ध्यान रखिए, ये ओरिजिन से क्लॉकवाइज में चलते जाइए। ओके, तो सबसे पहला साइट क्या मिला, PST1, PVU1, EcoR1, CLA1, Hint3, BAM-H1, SAL1 सॉरी, ये सारी मेरी रेस्ट्रिक्शन साइट्स हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन। क्लॉकवाइज मूव करते जाइए और आपको सारी रेस्ट्रिक्शन साइट्स मिल जाएंगी। तो क्या आपको ऐसा लग रहा है बेटा कि मैं इतने सारे एंजाइम्स को एक साथ यूज़ कर लेने वाली हूँ? नहीं, मैं सारे एंजाइम्स को एक साथ बिल्कुल नहीं यूज़ कर सकती। देखिए लॉजिकली सोचिए ज़रा, तुमने सारे एंजाइम्स को एक साथ रिलीज़ कर दिया तो क्या हो जाएगा, यहाँ भी कट गया, यहाँ भी कट लगेगा, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी और यहाँ भी, यहाँ भी। आपका तो पूरा वेक्टर ही खत्म हो गया ना भैया, वेक्टर में तो कुछ बचा ही नहीं, आपने तो वेक्टर को टुकड़े टुकड़े में बांट दिया। तो ऐसा नहीं करना है। हमने इतनी रेस्ट्रिक्शन साइट सिर्फ इसलिए रखी हैं बेटा कि अगर मान लीजिए मेरे पास SAL1 नहीं है तो मैं BAM-H1 यूज़ कर लूँ, BAM-H1 नहीं है तो EcoR1 यूज़ कर लूँ। मतलब अवेलेबिलिटी अगर किसी एक की, दो की, तीन की नहीं है तो मेरे पास चौथा भी अवेलेबल है। सो इसीलिए ये सारी रेस्ट्रिक्शन साइट्स हमने यहाँ पे यूज़ की हैं। ओरिजिन जो है दैट विल हेल्प इन द इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन। ROP जो है ये प्लाज्मिड रेप्लिकेशन के लिए जो इम्पोर्टेंट प्रोटीन्स हैं उन्हें बनाने में मदद करेगा, राइट। प्लाज्मिड रेप्लिकेशन के लिए जो रिक्वायर्ड प्रोटीन्स हैं उनके मैन्युफैक्चर में दिस विल हेल्प। ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट सीक्वेंस है जहाँ पे 2 रिस्ट्रिक्शन साइट्स हैं। ये हमारा एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट सीक्वेंस है जहाँ पे भी मेरे पास 2 रिस्ट्रिक्शन साइट्स हैं, तीसरी उसके बिल्कुल नज़दीक है, राइट। तो देखिए हमने हर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन में कुछ रिस्ट्रिक्शन साइट्स को डाल दिया है जहाँ पे हम अपने DNA को इंसर्ट कर सकते हैं। तो सपोज मैंने BAM-H1 रिलीज़ किया तो उसने यहाँ से कट लगा दिया और जो होगा फॉरेन DNA वो आप इस जगह पे इंट्रोड्यूस कर दोगे, isn't it? BAM-H1 यूज़ करोगे तो DNA कट गया यहाँ से, यहाँ पे यू विल गेट एन स्पेस, आपका वेक्टर ओपन हो गया, यहाँ पे वो नया DNA डाल दीजिए, इनकॉर्पोरेट कर दीजिए, राइट। So these are the different restriction sites which we already talked about. अब ये जो resistant gene जो था जिसके अंदर आपने insert किया था, I showed you it earlier, ये जो हमने इंट्रोड्यूस किया है DNA, इसके कारण क्या हुआ है बेटा, इनएक्टिव हो गया है मेरा जीन और इसीलिए इसे हम बोलते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। वी कॉल इट एज इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। रीज़न क्या है, जो पहले जीन मेरा टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट था अब वो किस में कन्वर्ट हो गया है, सेंसिटिव में कन्वर्ट हो चुका है। सो नाउ दिस इज़ व्हाट इज़ रेफर्ड एज इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। और अब आप इसे अपने
ट्रांसफरमेंस को नॉन ट्रांसफरमेंस से सेलेक्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो जो रेजिस्टेंट जीन है, ये मेरे पास 2 पेट्री डिश है, अगर इस पेट्री डिश में टेट्रासाइक्लिन है और इसमें भी है, मैंने जो वायरस का जो मिक्सचर लिया, सॉरी बैक्टीरिया का जो मिक्सचर लिया है, उस बैक्टीरिया में जो ये रेड वाले हैं, ये रेड वाले बैक्टीरियाज कैसे हैं, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट है, ठीक है। और जो ग्रीन वाले हैं वो कैसे हैं, टेट्रासाइक्लिन सेंसिटिव है, ठीक है। आपका जो जीन था ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन था, इसमें आपने नया डीएनए जब इनकोऑपरेट कर दिया, यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन साइट थी, आपने नया डीएनए इनकोऑपरेट कर दिया, तो जो रेजिस्टेंट था नाउ इट हैज़ कन्वर्टेड टू सेंसिटिव, इजंट इट। तो मतलब रेजिस्टेंट कौन थे मेरे, नॉन ट्रांसफॉर्मेंस थे जिनके अंदर कोई चेंज नहीं था, और सेंसिटिव कौन है मेरे, ट्रांसफॉर्मेंस। तो अब आपके पास ये मिक्सचर है सेल्स का, जिसमें जो ये मेरे पास रेड वाले हैं ये कैसे हैं, नॉन ट्रांसफॉर्मेंस, और जो ग्रीन वाले हैं वो कैसे हैं, ट्रांसफॉर्मेंस। सो ग्रीन आर ट्रांसफॉर्मेंस। अब मैं अगर इसको कल्चर प्लेट पे डालूंगी इन माइक्रोब्स को, तो जो फर्स्ट पेट्री डिश है यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन प्रेजेंट है, और जो सेकेंड पेट्री डिश है वहाँ पे टेट्रासाइक्लिन प्रेजेंट नहीं है। तो देखिएगा जो ग्रीन कलर के सेल्स हैं वो इस पे तो ग्रो करते हुए दिख रहे हैं, पर इस प्लेट पे ग्रो नहीं कर रहे हैं, और जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंस हैं वो आपको इस प्लेट पे ग्रो करते हुए दिख रहे हैं। तो ट्रांसफॉर्मेंस को नॉन ट्रांसफॉर्मेंस से सिलेक्ट करने का सबसे अच्छा तरीका है कि जिस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को आपने डिस्टर्ब किया है उसी एंटीबायोटिक के प्रेजेंस में आप बैक्टीरियल सेल्स को ग्रो करने की कोशिश करिए। अगर बैक्टीरिया ग्रो कर गए तो आपको दिखाई देने लगेगा, आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है। और अगर बैक्टीरिया ग्रो नहीं करते हैं तो बट ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। हालांकि ये इतनी आसान प्रोसेस नहीं है बेटा। एक्चुअली जो यहाँ पे हम मेथड फॉलो करते हैं वो है हमारी रेप्लिका प्लेटिंग टेक्निक। रेप्लिका प्लेटिंग टेक्निक है ना, हम इसी मेथड से, रेप्लिका प्लेटिंग एक अलग मेथड है जहाँ पे एक पेट्री डिश पे जो बैक्टीरियल कॉलोनीज हैं उन्हें वुडन प्लैंक की मदद से एज इट इज़ हल्का सा प्रेस किया और बिना हाथ की डायरेक्शन एंगल चेंज किए उसे दूसरी पेट्री डिश पे प्रेस कर दिया। तो ऐसा होने से दोनों प्लेट्स की कॉपी, मतलब इस फर्स्ट प्लेट की कॉपी सेकेंड तैयार हो जाती है। दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज रेप्लिका प्लेटिंग। वो अभी हाल फिलहाल यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे हम। सो ट्रांसफॉर्मेंस को हम किसी भी एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन किसी भी प्लेट के ऊपर ग्रो करके चेक कर सकते हैं कि व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेंट, व्हाट ऑल सेल्स हैव गॉट द डीएनए एंड व्हाट ऑल सेल्स डू नॉट हैव इट, राइट। सो वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट ऑल दीज पॉइंट्स। तो हमारी जितने भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है वो सब हमें सिलेक्शन में मदद करते हैं, इसलिए वी कॉल देम एज सेलेक्टेबल मार्कर्स। लेकिन एंटीबायोटिक्स की मदद से सिलेक्शन करना थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है क्योंकि आपको साइमल्टेनियसली 2 जगह प्लेटिंग करनी पड़ती है। यू नीड टू गो फॉर रेप्लिका प्लेटिंग विच इज़ अ लिटिल टीडियस प्रोसीजर, राइट। उसकी जगह पे हम एक दूसरी प्रोसेस कर लेते हैं जहाँ पे हम रिकॉम्बिनेंस को नॉन रिकॉम्बिनेंस से डिफ्रेंशिएट करते हैं बाय यूजिंग अ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट विच इज़ कॉल्ड एज एग्स गाल, राइट। वहाँ पे हमारे जो बैक्टीरिया हैं उनके पास एक जीन है विच प्रिपेयर्स एन एंजाइम विच इज़ कॉल्ड एज बीटा गैलेक्टोसाइडेज। दिस इज़ एन एंजाइम। हमने क्या किया है, इसी एंजाइम को इनएक्टिव किया है। क्योंकि इनएक्टिव कैसे कर रहे हैं आप, किसी जीन को बीच में घुसाकर कर रहे हैं, इंसर्ट करके कर रहे हैं, इसलिए वी कॉल इट एज इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन अगर किसी बैक्टीरिया के पास प्रेजेंट है तो वो बैक्टीरिया सक्सेसफुली लैक ओपेरॉन कंडक्ट कर सकता है। और अगर उस बैक्टीरिया को आपने न्यूट्रिएंट मीडियम में लेक्टोज शुगर दी तो वो ग्रो कर जाएगा। हमने क्या किया बेटा, हमने वो जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज का जो जीन था, ये जो जीन था, इस जीन को हमने डिस्टर्ब कर दिया है, इसमें दूसरा जीन इंट्रोड्यूस कर दिया है। सो नाउ दिस इज नॉट गोइंग टू प्रिपेयर दिस बीटा गैलेक्टोसाइडेज, तो मैं हटा रही हूँ, नहीं बना पा रहा है अब वो। अब क्या होगा,
इन सेल्स को जब आप किसी क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट पे ग्रो करोगे। क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट जो हमने यहाँ पे यूज़ किया है वो है एग्स गाल, ठीक है, आर्टिफिशियल गैलेक्टोज है ये एग्स गाल कलर्ड सबस्ट्रेट है। अब अगर मेरे बैक्टीरियाज जो कि नॉन ट्रांसफॉर्मेंस हैं, वो नॉन ट्रांसफॉर्मेंस क्या करते हैं, इस एग्स गाल को कंज्यूम करके इसमें कॉलोनीज जो प्रिपेयर करते हैं वो ब्लू कलर की कॉलोनीज होती हैं, ठीक है। तो ये रही मेरी पेट्री डिश। इसके पूरी पेट्री डिश के ऊपर एक न्यूट्रिएंट मीडियम है, वी कॉल इट एज एग्स गाल। इसके ऊपर ब्लू कलर की कॉलोनीज जो दिख रही हैं वो कॉलोनीज किसकी हैं, नॉन ट्रांसफॉर्मेंस की, राइट। वहीं पे जिसमें इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हुआ होगा, जिसमें फॉरेन जीन गया होगा, वो सेल्स कैसे बन गए होंगे, ट्रांसफॉर्मेंस। ऑब्वियसली दोज आर ट्रांसफॉर्मेंस। और ट्रांसफॉर्मेंस के अंदर या जो ट्रांसफॉर्मेंस हैं वो ब्लू कलर की कॉलोनीज नहीं शो करेंगे, दे विल गिव यू वाइट कलर कॉलोनीज। सो नॉन ट्रांसफॉर्मेंस आर गिविंग यू ब्लू and transformants are showing you, giving you white, right? So this is how you can differentiate them visually. आप सिर्फ देखो पेट्री डिश को और आप बोल दो कि ये ट्रांसफॉर्मेंस है, ये नॉन ट्रांसफॉर्मेंस है। Isn't it that easy? है ना, ये काफ़ी ईजी है बेटा। ये आप एंटीबायोटिक वाली मेथड से अगर कंपेयर करेंगे तो इट्स वेरी ईजी, राइट। सो दिस इज हाउ वी कैन आइडेंटिफाई नॉन ट्रांसफॉर्मेंस और रिकॉम्बिनेंस फ्रॉम द non-recombinance. Now we need to talk about different type of vectors which are required for gene cloning experiments. ये plant based vectors भी हो सकते हैं, animal based vectors भी हो सकते हैं। प्लांट्स और एनिमल्स को भी हम, या प्लांट सेल एनिमल सेल को भी हम एज अ वेक्टर यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए प्लांट और एनिमल्स के जीन्स को प्लांट्स और एनिमल्स बेस्ड वेक्टर्स में क्लोन किया जा सकता है। तो हम सबसे पहले जो डिस्कस करें दैट इज़ प्लांट बेस्ड वेक्टर, जहाँ पे एक प्लाज्मिड, एक स्पेशल प्लाज्मिड जो कि एगेरोबैक्टीरियम टूमीफेशियन से मुझे मिलती है, राइट। एगेरोबैक्टीरियम टूमीफेशियन नाम का जो बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया से मुझे एक स्पेसिफिक, एक स्पेशल प्लाज्मिड मिलता है विच इज़ कॉल्ड एज ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, और वी ऑल्सो कॉल इट एज TI प्लाज्मिड, राइट। सो ये जो TI प्लाज्मिड मुझे मिला है, ये प्लांट के रूट्स में ट्यूमर कॉज करता है, राइट। अब ये जो प्लाज्मिड है, ये प्लाज्मिड एक DNA कैरी करता है विच इज कॉल्ड एज tDNA, और वी ऑल्सो कॉल इट एज ट्रांसफर DNA, वी कॉल इट एज ट्रांसफर DNA। तो ये जो ट्रांसफर DNA है ना बच्चों, आप इस DNA में कोई भी जीन एसोसिएट कर दीजिए इसके साथ, और फिर इस ट्रांसफर DNA को एगेरोबैक्टीरियम की मदद से प्लांट्स के अंदर इंट्रोड्यूस कर दीजिए। एगेरोबैक्टीरियम प्लांट्स के लिए एक नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर है, ध्यान रखिएगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर है ये, मतलब ये नेचुरली ही प्लांट्स के अंदर जीन्स को मैनिपुलेट करता है, चेंज करता है, राइट। मैकेनिज्म वुड बी सेम, लेकिन ये नेचुरली काम करता है, हम इसे आर्टिफिशियली भी यूज कर सकते हैं, इजंट इट। सपोज मेरे पास एक DNA है, ये DNA है और ये DNA tDNA है। इमेजिन दिस इज द tDNA ऑफ एगेरोबैक्टीरियम टूमीफेशियन। इसका कुछ एक हिस्सा है जो कि वेस्ट है, ये हिस्सा कैसा है, एक्स्ट्रा है ना। मेरे लिए वेस्ट है, ऑब्वियसली ऑर्गेनिज्म के लिए तो यूजफुल ही था बच्चों, लेकिन मेरे लिए वेस्ट है, किसी काम का नहीं है। तो मैं इस रीजन को यहाँ से स्प्लाइस ऑफ करके यहाँ पे अपना जीन इंसर्ट कर सकती हूँ, जिस जीन की मुझे ज़रूरत है, जिस जीन की मैं क्लोनिंग करना चाहती हूँ। तो ये जो मेरा स्पेशल DNA प्रिपेयर हुआ है, ये स्पेशल DNA अब मैं ले जाकर मेरे होस्ट सेल के अंदर इंसर्ट कर दूंगी, ट्रांसफॉर्मेशन करवा दूंगी, राइट। सो दिस इज हाउ वी यूज दिस पर्टिकुलर बैक्टीरिया। इसके अलावा हम कई सारे रेटेरोवायरस यूज करते हैं जिनके अंदर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की एक प्रोसेस है जो काम करती है। नॉर्मली ट्रांसक्रिप्शन होता है, नॉर्मल ट्रांसक्रिप्शन कैसा है कि आप DNA से RNA बनना इस ट्रांसक्रिप्शन, RNA से प्रोटीन बनना इस ट्रांसलेशन, राइट। तो अगर यहाँ पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, मतलब RNA से DNA बन रहा है, तो जो हमारे रेटेरोवायरस हैं जैसे एड्स वायरस,
मतलब HIV वायरस। HIV वायरस क्या है, एक रेटेरो वायरस का फॉर्म है। तो ये जो रेटेरो वायरसेस हैं ऑब्वियसली ये पैथोजेंस हैं, मतलब बीमारी कॉज करते हैं, और अगर ये बीमार बनाते हैं तो हमारे लिए यूज़फुल कैसे हो सकते हैं, ये क्वेश्चन आता है ना हमारे दिमाग में। लेकिन देखिए हमने कितना ब्यूटीफुली इन्हें भी यूज़ कर लिया है। हम क्या करेंगे बच्चों, इन्हें डिसआर्म्ड करेंगे। डिसआर्म्ड का मतलब है ये पैथोजेनिक हैं, आप इन्हें नॉन पैथोजेनिक कर दीजिए। चूँकि आपको सभी के जीन्स के डिटेल्स पता हैं, सभी के जीन्स के सीक्वेंस पता है, हमने बात की हुई है इसके बारे में, तो आप एक काम करें ना, जो जीन यहाँ पे इन्फेक्शन कॉज करने के लिए हैं, पैथोजेनिसिटी के लिए हैं, उन जीन्स को आप रिप्लेस कर दीजिए। तो यहाँ पे डिसआर्म्ड वायरसेस, रेटेरो वायरसेस आर ऑल्सो यूज्ड एज एनिमल वेक्टर्स, राइट। कारण बेटा, वैसे हम प्लांट वेक्टर्स के भी फॉर्म में यूज़ करते हैं, लेकिन प्रेफरेबली हम एनिमल्स के लिए इन्हें यूज़ कर लेते हैं। उसका कारण है कि वायरस का, जो वायरस एनिमल्स को इन्फेक्ट करता है, मतलब एनिमल्स की मशीनरी के ऊपर रिलाई करता है, और अगर एनिमल्स की मशीनरी के ऊपर रिलाई कर रहा है, इसका मतलब वो हमारी बॉडी के साथ एडजस्ट हो सकता है, राइट। सो दिस इज़ द रीज़न वाई वी यूज़ देम। द अनदर पार्ट विच यू नीड टू रिमेंबर, जिसके बारे में हमने पहले से ही बात की हुई है, अब प्रोसेस सेम रहेगी बेटा, जिसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, हम फटाफट गो थ्रू करेंगे। आपने आपका डीएनए प्रिपेयर कर लिया, चाहे तो रेटेरोवायरस में कर लीजिए, चाहे तो एग्रोबैक्टीरियम में कर लीजिए, राइट। उसके बाद आप क्या करेंगे, इस डीएनए फ्रेगमेंट को लाइगेट करेंगे, किसके साथ, सूटेबल वेक्टर के साथ। मेरे वेक्टर्स कौन कौन से हैं, प्लाज्मिड हो सकता है जो कि बैक्टीरिया से आइसोलेट होगा, प्लांट बेस्ड भी हो सकता है, ये आप किसी प्लांट के सेल्स के अंदर भी इंसर्ट कर सकते हैं, और एनिमल बेस्ड भी हो सकता है। तो कोई भी आप डीएनए ले लें, उसे लाइगेट करें वेक्टर के साथ और उसे ट्रांसफ़र कर दें किसमें, होस्ट सेल में। होस्ट कुड बी एनीथिंग, है ना, बैक्टीरिया, प्लांट और एनिमल। होस्ट के अंदर क्या फ़ायदा मिलेगा पता है ना, होस्ट के अंदर ये वेक्टर जाके मल्टीप्लाई होने वाला है। मल्टीप्लाई होगा तो क्या करेगा, बहुत सारी कॉपीज़ बना लेगा बच्चों, और कॉपीज़ बनाना ही तो हमारा उद्देश्य था। मैं मेहनत एक बार करूँगी, उसके बाद तो मैं कॉपीज़ ही जनरेट करने वाली हूँ, राइट। तो अब देखिए, ये हम जब हमारे सेल्स के अंदर डीएनए को इंसर्ट करना चाहते हैं तो हम उसे कॉम्पिटेंट बनाएंगे, क्योंकि वो इतनी आसानी से थोड़ी डीएनए लेगा। भाई डीएनए पता है कैसा मॉलिक्यूल है, डीएनए एक हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है, मतलब ये वाटर लविंग मॉलिक्यूल है, ये पानी को काफ़ी पसंद करता है। दिस इज़ वाटर लविंग मॉलिक्यूल। तो अगर डीएनए एक वाटर लविंग मॉलिक्यूल है तो बट ऑब्वियस सी बात है कि जो लिपिड की लेयर है ना, ये लिपिड की लेयर है, फॉस्फोलिपिड की लेयर होती है, इस लिपिड की लेयर को वो ईजिली क्रॉस नहीं कर पाएगा। सो वाटर ईजिली एंट्री नहीं ले पाएगा थ्रू लिपिड लेयर, आई एम सो सॉरी, डीएनए थ्रू लिपिड लेयर ईजिली एंट्री नहीं कर पाएगा। इसीलिए हम क्या करेंगे, हम हमारे सेल को ही कॉम्पिटेंट बनाने वाले हैं। सेल नीड्स टू बी कॉम्पिटेंट in order to absorb the DNA, in order to accept the DNA। भाई होस्ट सेल DNA absorb ही नहीं करेगा तो बात है ही क्या फिर, हम प्रोसेस कर ही क्यों रहे, इतनी मेहनत कर ही क्यों रहे हैं। हमें चाहिए ना कि हमारा जो होस्ट सेल है वो डीएनए को ले तो ले, राइट। तो अब देखिए आगे बढ़ते हैं, हम कैसे हमारे सेल को कॉम्पिटेंट बनाएंगे। आप चाहे प्लाज्मिड लें, चाहे कोई दूसरा वेक्टर लें, कुछ भी लें, अगर होस्ट सेल के अंदर आपको डालना है तो उसके लिए आपको उसे क्या करना पड़ेगा, कॉम्पिटेंट करना पड़ेगा। फॉर सपोज अगर मेरे पास डाइवेलेंट आयंस है, देखो हमारी एनसीईआरटी क्या लिखती है बेटा, डाइवेलेंट कैटायंस। कौन सी कैटायन हमें स्पेसिफिकली यूज करना है, कैल्शियम। कैल्शियम इज व्हाट, Ca2 पॉजिटिव, वी राइट इट लाइक दिस, है ना। तो ये कैल्शियम जो है ये हमारी मेम्ब्रेन की, वॉल की एफिशिएंसी बढ़ा देती है, हमारे लिए बढ़ा देती है। ऑब्वियसली बैक्टीरिया के लिए तो वो नुकसानदायक है, लेकिन ये जो डाइवेलेंट कैल्शियम आयंस है ना, ये डाइवेलेंट कैल्शियम आयंस को अगर आप यूज़ कर लें, ये अगर आप यूज़ कर लें तो दे विल स्टार्ट क्रिएटिंग पोर्स इन द सेल वॉल, राइट। और अगर ये सेल के अंदर पोर्स क्रिएट करने लगे, सेल की बाउंड्री में पोर्स क्रिएट करना शुरू करें, तो क्या यहाँ पे जो बाहर रखा हुआ डीएनए है वो ईजिली एंट्री नहीं ले लेगा, ले लेगा भाई, isn't it? तो इस तरीके से हमने हमारे सेल को क्या बनाया है बेटा, कॉम्पिटेंट बनाया है, सो दैट इट कैन अब्सॉर्ब द डीएनए। अब ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, इसे आप जो भी आपने आपके बैक्टीरिया की वॉल को पोरस बना लिया, ठीक है। अब आपने यहाँ पे डीएनए डाल दिया, ये डीएनए एंट्री लेगा,
इस डीएनए को सेल के अंदर एंटर करवाने के लिए हम कुछ और स्पेसिफिक फीचर्स यूज़ करते हैं। हम सेल्स को, देखिए टेक्निकली हम क्या करेंगे, हम सेल को इंक्यूबेट करेंगे विद दिस फॉरेन डीएनए, ठीक है। अब इस डीएनए को सेल अब्जॉर्ब कर तो लेगा, लेकिन सेल के अंदर पोर्स क्रिएट करने की प्रोसेस में भी हम एक और अमेंडमेंट करते हैं, चेंज लाते हैं। देखिएगा कैसे, ये मेरा सेल था, इस सेल को मैंने रिकॉम्बिनेंट डीएनए के टच में रख दिया है ना, मतलब साथ में इंक्यूबेशन कर दिया। अब मैं क्या करूँगी, इस सेल को पहले तो आइस में रखूँगी, फिर उसके बाद इसे 42 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म कर दूंगी, मतलब किसी ऐसे गर्म पानी में, वाटर बाथ में मैं इसे रख दूं जहाँ का टेम्परेचर मेंटेन है कितना, 42 डिग्री सेंटीग्रेड। तो पहले ठंडा था, अब गर्म हो गया, तो एकदम से इसे क्या लगेगा, कोल्ड के बाद हीट शॉक, और फिर हीट शॉक होने के बाद आप इसे वापस से फॉर ब्रीफ पीरियड आप इसे फिर से किस में रख दें, आइस में। ऐसा करने से क्या होगा, ये जो सेल है मेरा, दिस सेल विल स्टार्ट गेटिंग ब्रेक, द सेल वॉल ऑफ सेल स्टार्ट गेटिंग ब्रेक, राइट। इस तरीके से ब्रेक हो गई, ये जो डीएनए बाहर पड़ा है, ये डीएनए अब क्या कर लेगा, सीधा अंदर एंट्री। सो नाउ दिस इज व्हाट इज माय डीएनए इनसाइड द सेल। इस तरीके से मैंने मेरे सेल को क्या बना लिया, कॉम्पिटेंट बना लिया, राइट। अब देखते हैं, अगर मान लीजिए हमारा ये जो रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया है ये डीएनए को नहीं एब्जॉर्ब कर पा रहा है, नहीं ले पा रहा है, तो मैं क्या दूसरी मेथड यूज़ कर सकती हूँ। आई कैन गो फॉर यूजिंग 2 मेथड्स, वन इज कॉल्ड एज माइक्रो इंजेक्शन, राइट। माइक्रो इंजेक्शन का मतलब होता है आप डायरेक्टली न्यूक्लियस में ट्रांसफर कर रहे हैं डीएनए को। द अनदर मेथड इज बायोलिस्टिक्स, है ना, बायोलिस्टिक मेथड भी बोलते हैं हम उसे। देखो बेटा, अभी तक जो आपने प्रोसेस किया उसमें डीएनए, आई विल गो बैक, है ना, जस्ट टू शो यू, अभी तक जो हमने प्रोसेस किया उसमें डीएनए ने वाकई ही एंट्री की है कि नहीं। भाई वॉल तो पोरस हो गई, डीएनए को एंट्री भी लेना चाहिए, पर क्या सही में डीएनए ने एंट्री ली है ना, हमें पता नहीं है। हम श्योर नहीं है कि हमेशा ऐसा हो ही जाएगा बेटा कि जब भी आप इंक्यूबेशन के बाद देखेंगे तो डीएनए एंटर हो चुका है, नॉट नेसेसरी। तो हम क्या करते हैं, हम श्योर शॉर्ट मेथड के बारे में अब बात कर रहे हैं, जिस मेथड में हमारा जो सेल है वो डीएनए को ले ही लेगा, डायरेक्टली जो डीएनए है वो न्यूक्लियस के अंदर आ ही जाएगा। ये मेरा सेल है, न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर एक सिरिंज डाली जाती है और इस सिरिंज में क्या प्रेजेंट है, मेरा डीएनए, ठीक है। इस सिरिंज ने क्या होल्ड किया हुआ है, डीएनए। आप जैसे ही सेल के अंदर के न्यूक्लियस में सिरिंज को डालेंगे और डीएनए को रिलीज कर देंगे, आपके सेल के न्यूक्लियस में डीएनए इनकोऑपरेट हो जाएगा, राइट। ये डायरेक्ट मेथड हुआ, इजंट इट। दीज 2 मेथड्स आर डायरेक्ट मेथड्स, रिमेंबर दैट। एनसीईआरटी ने मेंशन क्लियरली तो नहीं किया है, लेकिन एनसीईआरटी ने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड्स हमें बताई हुई हैं। दिस इज द डायरेक्ट मेथड, जहाँ पे माइक्रो इंजेक्शन में निडल की मदद से हमने क्या किया है, डीएनए को अंदर इंसर्ट किया है। नाउ नेक्स्ट आई एम टॉकिंग अबाउट बायोलिस्टिक मेथड्स। बायोलिस्टिक मेथड्स कैसी हैं, कुछ ऐसी मेथड्स हैं जहाँ पे सपोज ये मेरा सेल है, सेल का न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में मुझे डीएनए को डालना है, तो मैं कुछ ऐसी बुलेट्स तैयार करती हूँ। ये बुलेट्स ऑफ कोर्स किसी नोबल मेटल की बनी हुई हूँ बच्चों, क्योंकि बुलेट्स कैसी होंगी, हमारे सेल के न्यूक्लियस में जाएंगी, सेल के अंदर एंटर करेंगी, है ना। और अगर सेल के अंदर एंटर करेंगी तो डेफिनेटली हमारे सेल को हार्म ना पहुंचाए, है ना, क्योंकि सेल के अंदर चली गई और सेल को ही नुकसान पहुंचा रही है तो फ़ायदा ही क्या, आपकी इस प्रोसेस का उल्टा नुकसान हो गया, राइट। तो ये जो डीएनए है, इस डीएनए को मैंने इन बॉल्स के ऊपर, इन बुलेट्स के ऊपर, आई शुड से बुलेट्स, इनके ऊपर कोट किया। ये बुलेट्स किसकी बनी हुई हैं, आइदर मेड अप ऑफ टंगस्टन और मेड अप ऑफ गोल्ड, ठीक है, नोबल मेटल्स हैं। अब इन बुलेट्स को जब शूट किया जाता है तो ये बुलेट्स सीधा डीएनए के अंदर, सॉरी न्यूक्लियस के अंदर जाती हैं और न्यूक्लियस के अंदर डीएनए को क्या कर देती हैं, डिलीवर। ये डीएनए डिलीवर हो गया। तो दोनों मेथड कैसी हो गई, डायरेक्ट। वन इज माइक्रो इंजेक्शन एंड अनदर इज बायोलिस्टिक मेथड, राइट। अबाउट दिस वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट। आप डिसआर्म्ड पैथोजन यूज़ कर सकते हैं, जिसके बारे में हमने बात की हुई थी कि ऐसे पैथोजन जिनको हमने पैथोजेनिक से नॉन पैथोजेनिक में टर्न कर लिया है। सो दीज वर द फ्यू मेथड्स।